बैंक ऑफ जापान की नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से अमेरिकी बाजारों में 2% से ज्यादा की तेजी। यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त उछाल, एसजीएक्स निफ्टी 0.5% ऊपर। अब सबकी नजर कल आने वाली आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी पर, मगर बाजार को बजट के बाद ही रेट कट की उम्मीद। सरकार ने एक महीने में तीसरी बार पेट्रोल डीजल पर बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर ₹1 और डीजल पर ₹1.5 की बढ़त। L&T ने पेश किए मिले जुले नतीजे, कंपनी की आय और मार्जिन पर दबाव दिखा। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने ईपीएस अनुमान घटाया। औरोबिंदो फार्मा और ल्यूपिन के प्लांट्स की यूएस एफडीए ने की जांच। ल्यूपिन के तीनों प्लांट्स को मिली हरी झंडी, मगर औरोबिंदो को अपनी एक यूनिट पर उठे सवालों का देना होगा जवाब। जनवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े आज, मिले जुले नतीजों का अनुमान। टू व्हीलर, ट्रैक्टर, यूटिलिटी व्हीकल्स के कमजोर आंकड़ों का अनुमान। अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल और फरवरी सीरीज की शुरुआत बेहद दमदार। बड़ा सवाल ये कि हफ्ते के और महीने के पहले दिन वही मोमेंटम आप बरकरार रहेगा, क्या अब तेजी और आगे बढ़ेगी, और क्या ये समझ लेना चाहिए कि करेक्शन पूरा कर चुके हैं बाजार। अब क्या हो आपकी रणनीति और कहां हो कमाई के मौके, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो आज के लिए बनाएंगे आपकी ट्रेडिंग रणनीति। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोरखकर की कुछ ही पलों में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अनिल, क्या तेजी देखने को मिली? आप देखिए शुक्रवार के सेशन में और अनएक्सपेक्टेड तेजी थी, और सेंट्रल बैंकर्स ही देखिए कमाल कर सकते हैं, ये एक बार फिर से साबित हो गया। पहले मारियो दरागी ने कमाल किया अपने स्टेटमेंट्स देकर, उसके बाद बैंक ऑफ जापान ने अपने जो स्टेटमेंट्स दिए उससे तेजी बनी है, और अब सबकी नजर है कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर। ये बताइए, पॉलिसी से पहले एक दिन आज किस तरह से अप्रोच करना चाहिए मार्केट को? देखिए, जनवरी में 2 दिन बेहद खास रहे हैं। पहली जनवरी और या यूं कहें कि सोमवार, जो पहला सोमवार था, और आखिरी दिन जनवरी का, दोनों ही दिन जो कुछ बाजार में हुआ वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि जब साल के अंत में छुट्टियों से बाजार से लोग लौटे थे तो अंदाजा नहीं था कि बाजार इस तरह से जोर से गिरेगा और क्रैश करेगा और यू टर्न ले लेगा। और महीने के आखिरी दिन हमने भी नहीं सोचा था, शायद बाजार में किसी ने नहीं सोचा था कि 7,500 को बाजार इतनी आसानी से पार करके उसके ऊपर इतना ऊपर चढ़कर क्लोज देगा। तो पूरी तरह से ये दोनों ट्रेडिंग सेशन, पहला और आखिरी, एक तरह से मूड बदलने वाले रहे हैं बाजार के लिए। और सबसे बढ़िया बात जो शुक्रवार के सेशन में हुई है वो ये कि बाजार सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स का बनता हुआ दिख रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव। और अब जब तक बाजार 7,500 के ऊपर बना रहता है तब तक ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और ऐसे में भले ही दिग्गज शेयरों में बहुत ज्यादा आपको तेजी न होती दिखे या रफ्तार कम पड़ती हुई दिखे, रुक रुक कर चलते हुए दिखे, तब भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर मौके दिखेंगे। जहां तक आज के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले। अमेरिका में अच्छी तेजी हुई है, कुछ हद तक हमारी उम्मीद से ज्यादा होती हुई दिखी है, लेकिन एशियाई बाजार मिला जुला कारोबार दिखा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव साइड पर है। तो ऐसे में आप ये मानकर चलें कि 7,600 आज के लिए आपका निर्णायक लेवल है। और वो क्यों है, मैं वायदा कारोबार के डेटा जब आपको बताऊंगा तब पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल 7,600 के ऊपर जब तक आप बने रहते हैं तब तक आप तेजी के मूड में रहिए। और 7,600 के पार करने में मुश्किल अगर आती हुई दिखे तो फिर आप दिग्गजों में सावधान रहें, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखे। बहुत गैप से खुल जाएं तो 7,625 के आसपास खरीदारी करने के बजाय एक बार की प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, या फिर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 7,650 के स्टॉप लॉस से बिकवाली भी कर सकते हैं। तो मुझे जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही है वो 7,500 से लेकर 7,650 की रेंज में दिख रही है। और ऐसे में बड़े गैप से खुल जाएं तो मैं इंतजार करूंगा दिग्गजों में और निफ्टी में खरीदारी करने से पहले, और तब फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर शिफ्ट करूंगा। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए अब भी बहुत साफ रेंज नहीं है, कमजोर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूती के संकेत भी नहीं है। 15,300, 15,800, ये 500 पॉइंट की रेंज है जिसमें बैंक निफ्टी को थोड़ा सा वक्त बिताना है। तो सबसे बढ़िया बात यही हुई कि कुछ बदलाव जो हुए हैं शुक्रवार के सेशन में वो बाजार का मूड बदलने में कामयाब हुए हैं, और बाजार को बाय ऑन डिप्स की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स का मार्केट लग रहा है, लेकिन देखना होगा ग्लोबल क्यूज किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। ग्लोबल क्यूज सुधरे हैं तो भारतीय बाजारों में भी एक रैली देखने को मिली है। देखिए, शानदार दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर शुक्रवार के सेशन में बाजार ने समाप्त की थी। 400 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में। और सबसे अच्छी बात अनिल मुझे ये लगी शुक्रवार के सेशन की कि एफआईआई की तरफ से 570 करोड़ रुपए का बाय का फिगर निकल कर आया। इस पर अनिल से बात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन मानस ये बताइए कि क्या लग रहा है, इसके ऊपर भरोसा करें, अब तेजी करें,
या फिर निचले स्तरों से देखा जाए तो करीब करीब 300 पॉइंट की तेजी तो निफ्टी में हो चुकी है। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं रुक जाए, थम जाए, अटक जाए, कहां पर आ रहा है रेजिस्टेंस इस समय मार्केट का? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब अगर हम पिछले मंथ का ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो 7900 के आसपास हम लोगों ने शुरुआत की थी लास्ट मंथ, और उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। बीच में एक हॉल्ट जरूर आया जब निफ्टी ने करीब 7400 के आसपास सपोर्ट लिया, बट अगर उस टाइम भी याद करिए तो आप 7600, 7610 के जो रेजिस्टेंस थे निफ्टी ने वो कभी ब्रेक नहीं किया, और फिर 2-3 दिन बाद कंसोलिडेशन के बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद एक अहम रेजिस्टेंस बना 7500 का, जब 7500 के लेवल्स पिछले हफ्ते ब्रेक नहीं हो रहे थे, बट लास्ट सेशन में जिस तरह निफ्टी ने 7500 के लेवल्स को ब्रेक किया है, एक चीज क्लियर हो गई कि शायद हमें एक डिसेंट बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये शॉर्ट टर्म बॉटम या तो मीडियम टर्म बॉटम बन गया है, बट ये जरूर है कि एक डिसेंट करेक्शन, एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, जिसमें निफ्टी अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो अगर एक ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो वो बाई की तरफ होगा, जिसमें क्योंकि 7500 एक रेजिस्टेंस और उसको ब्रेक करके निफ्टी ऊपर हुआ था, इसलिए 7500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और मैं समझता हूं कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट करेगा, जो कि 7680 के आसपास है। 7680 के आसपास जा सकता है, 50 दिन का डेली मूविंग एवरेज है। ये राय हमारे एक्सपर्ट मानस की तरफ से निकल कर आ रही है। मानस से कुछ ही देर में ये भी पूछेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जो उनको पसंद है, जहां वो आज तेजी करना चाहेंगे। लेकिन अनिल, एफआईआई ने देखिए भारतीय बाजारों का मूड बना दिया है। आज जो एसजीएक्स निफ्टी इतनी तेजी दिखा रहा है, ज्यादातर एशियाई बाजार देखिए पूरी तरह से बुलिश नहीं है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी एफआईआई के उस आंकड़े को दरअसल फैक्टर इन कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। 570 करोड़ रुपए का बाय का फिगर, 11,000 करोड़ रुपए की सेलिंग के बाद जो जनवरी में देखने को मिला, एक अच्छा फिगर। ग्लोबल रिलीफ रैली, और ऐसा लग रहा है कि एफआईआई भारतीय बाजारों के बजाय दुनिया भर के बाजारों पर थोड़ा सा पॉजिटिव या यूं कहें कि नेगेटिव होना बंद कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इन लेवल्स के आसपास अब थोड़ी सी खरीदारी कर लेनी चाहिए, शॉर्ट्स कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो डेटा दिख रहे हैं वो एक और इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि 571 करोड़ की खरीदारी की है एफआईआई ने, और डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी के मुकाबले में उनका आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन अगर इस आंकड़े के साथ साथ आप वायदा कारोबार के आंकड़े देखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर दिखेंगे, क्योंकि 1327 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, जहां पर बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी में एफआईआई की तरफ से अच्छी खासी तेजी की पोजीशन बनी है, बैंक निफ्टी में कुछ हद तक शॉर्ट पोजीशन कवर होती हुई दिखी है, वो आंकड़ा अच्छा है। स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर की है, 540 करोड़ की खरीदारी वहां पर हुई है। हालांकि वहां पर एक बात जरूर है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं है सीरीज के पहले दिन भी, इसका मतलब साफ है कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआई की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। 2276 करोड़ के ऑप्शन खरीदे हैं एफआईआई ने। जनरली सीरीज की शुरुआत में आप ऑप्शंस में हेजिंग के लिहाज से खरीदारी होते हुए देखते हैं, और वो एफआईआई की तरफ से दिखा है। तो ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि डेटा बेहद पॉजिटिव है, लेकिन 15,000 करोड़ की बिकवाली करने के बाद 570 करोड़ की खरीदारी पर पूरी तरह से ये समझ लेना कि अब उनकी बिकवाली खत्म हो गई। मुझे लगता है 1-2 ट्रेडिंग सेशन और देखना चाहिए, लेकिन कम से कम ये संकेत, ये राहत तो आप ले सकते हैं कि अब बाजार अगर थोड़ा नीचे आया भी तो एफआईआई की तरफ से शॉर्ट कवरिंग का सहारा आपको मिलेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत चुनिंदा खरीदारी भी आपको आती हुई दिखे। तो बेहद रिलीफ देने वाले आंकड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो 7,500 के ऊपर निकलकर बाजार ने स्टेबिलिटी दिखाई, स्थिरता दिखाई, और जिसके दम पर हम इतनी बेहतरीन क्लोजिंग दे पाए, उसमें पूरा का पूरा हाथ 1327 करोड़ की ऑप्शंस की इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी का है। बिल्कुल, 18 ट्रेडिंग सेशंस के बाद हमने पहली बार एफआईआई की तरफ से एक बाय का फिगर देखा है आते हुए। चलिए, और ये फिगर बरकरार रहे, इसी की अपेक्षा करनी भी चाहिए। लेकिन हमारे साथ मानस बने हुए हैं। मानस, ये बताइए, अगर आपको 1 या 2 ट्रेड आज लेने हो तेजी की साइड के, तो कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो आपने चुने? देखिए, ट्रेड के लिहाज से तो पहली चीज, अगर आप फ्राइडे सेशन में देखिए तो आईटी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। आईटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको पॉजिटिव मूव्स दिखेंगे, और ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इन्फी से आना चाहिए, क्योंकि देखिए इन्फी ने एक बढ़िया रैली करीब 1000 से लेकर 1060 के आसपास, 1160 के आसपास दी थी। उसके बाद 7-8 ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेशन के थे, और फिर फ्राइडे के सेशन में 1160 का ब्रेक करना डिसेंट वॉल्यूम के साथ, मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव संकेत है। इनकी में एक डिसेंट अपमूव देखने को मिल सकता है। पॉसिबल है 1195 तक के लेवल्स देखने को मिले, तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए, और 1150 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। दूसरा क्षेत्र जो मैं समझता हूँ कि सीमेंट काउंटर्स
में जिस तरह फ्राइडे के सेशन में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, काफी स्टॉक्स अगर आप देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट हो या एसीसी हो, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दी थी। उसमें अगर हम सबसे बेहतरीन चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि अगर हम इंडिया सीमेंट में निवेश करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ टाइम पहले ब्रेक किया था और लास्ट सेशन में 90 रुपए का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ पर एक डिसेंट अप मूव आ सकता है। पिछले हाई 100 रुपए के आसपास थे, तो वो आपने टारगेट सेट करके चले और 91 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो ये राय है इन दोनों शेयरों पर। लेकिन हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के अविनाश गोरक्षकर भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अविनाश, क्या ये समझना ठीक है कि बाजार ने अपना करेक्शन पूरा कर लिया है, क्या अब बॉटम बन चुका है और क्या अब खरीदारी का मौका आ गया है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट फ्राइडे का जो एफआई का बाइंग आ गया है वो काफी थोड़ा बहुत सेंटिमेंट के लिए भी पॉजिटिव है और काफी टाइम के बाद आया है। और मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लग रहा है कि कल की जो आरबीआई पॉलिसी आएगी उसमें डेफिनेटली आरबीआई का जो गवर्नर का टोन होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियरली जिस प्रकार की एक्सपायरी वाले एक्सपायरी के बाद पहले वाला दिन जिस प्रकार की तेजी हमने देखी थी, मुझे लग रहा है कि शायद मोमेंटम काउंटर्स स्पेशली बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग में हमने थोड़ी बहुत तेजी जो देखी थी वो बरकरार रहेगी। क्लियरली एविएशन काउंटर्स में भी आज थोड़ा सा मूवमेंट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वापस एटीएफ के प्राइसेस काफी अच्छी तरह से कट गए हैं और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोलेटिलिटी हमने एयरलाइन काउंटर्स में देखी थी, जैसे जेट, स्पाइस जेट, यहाँ पे आज आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक और जहां पे आज नतीजे आने वाले, जैसे लुपिन के नंबर्स आने वाले, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जहां पे क्वार्टरली नंबर्स अच्छे होंगे वहां पे तेजी बरकरार रहेगी। क्लियरली अर्निंग्स जहां पे अच्छी है वहां पे हमने देखा है कि मार्केट्स ने उसको एक अच्छी ट्रीटमेंट दी है एज फार एज द स्टॉक प्राइस इज कंसर्न। बिल्कुल, फ्राइडे को लुपिन के नंबर्स आएंगे। लुपिन के स्टॉक किस तरह से रिएक्ट करता है नतीजों से पहले, उस पर नजर होगी और एविएशन शेयरों पर भी नजर होगी। 12-13% एटीएफ के जो दाम घटे हैं वो क्लियर कट पॉजिटिव हैं इन कंपनियों के लिए। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर रखने वाले हैं अविनाश। लेकिन अनिल, ये बताइए एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं सीरीज की शुरुआत में? क्या लग रहा है कि अच्छी सीरीज रहेगी, एक प्री बजट रैली बनेगी? देखिए, अभी तो ग्लोबल रिलीफ रैली है। अगर हमें बजट की लिहाज से बढ़ना होता तो हम बिना ग्लोबल मार्केट्स देखकर बढ़ जाते। तो मैं ये कहूंगा कि जब तक ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती बरकरार है तब तक तो हम ऊपर जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स के विपरीत बाजारों के लिए बजट से पहले बढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होगा। अनलेस कि आप एफआईएस के डेटा पॉजिटिव देखें या ग्लोबल मार्केट्स मजबूत ना देखें तो फिर बढ़ नहीं पाएंगे। तो पूरी तरह से हमें यह समझ लेना चाहिए कि दुनिया भर में अगर रिलीफ रैली है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। वायदा कारोबार के डेटा भी वैसा ही कह रहे हैं कि ट्रेडिंग रेंज में बाजार अब भी अटका है, कोई बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं, थोड़ी सी रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई है। शिफ्ट क्या हुआ है? हमने सीरीज के पहले दिन 7400 पर हम देख रहे हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से पुट में और 7600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से कॉल्स में। और इसी वजह से मैं आज सुबह ये कह रहा हूं आपको कि 7600 आज का निर्णायक लेवल है, क्योंकि जैसे अगर आप 7600 के पार निकलकर टिकते हैं तो आपको ठीक उसी तरह के एक्शन देखने को मिलेंगे जो आपने 7500 के पार निकलने के बाद देखे थे। अब 36 लाख शेयरों का वहां पर ओपन इंटरेस्ट है पुट में, तो वो शॉर्ट कवरिंग जिन ट्रेडर्स ने पुट बेचे, यानी कि जिन ट्रेडर्स ने पुट खरीदे हुए कॉल्स, माफ कीजिएगा कॉल्स बेचे हुए, कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7600 पर है, तो वो अपनी शॉर्ट कवरिंग के लिए आगे आते हुए दिखेंगे। लेकिन 7600 से लेकर 7700 ये रेंज साफ तौर पर दिख रही है वायदा कारोबार में ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 7400 से लेकर 7500 की रेंज में बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता दिख रहा है। तो ये रेंज बाउंड शायद इतनी बढ़िया रिकवरी होने के बाद, और रिकवरी ये नहीं भूलना चाहिए कि 7250 से हुई है, तो हम लगभग 7250 से 300 पॉइंट के आसपास ऊपर हैं, तो इन लेवल के आसपास बाजार रुकेगा। तो मैं सिर्फ थोड़ा कोशिश होने की राय दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार ने यहां पर टॉप बना लिया, करेक्शन पूरा करके ऊपर जितना आना था आगे। बाय ऑन डिप्स का मार्केट अब भी है, लेकिन आप अपने लेवल्स का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए, खासतौर से निफ्टी में और दिग्गज शेयरों में। अदरवाइज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर ज्यादा फोकस करना ठीक रहेगा, क्योंकि सेंटीमेंट सुधरते ही और डोमेस्टिक फंड्स के जो डेटा है उसके हिसाब से वहां पर ज्यादा खरीदारी आपको होती हुई दिखेगी। तो मैं 7600 के लेवल पर आज सुबह नजरें बनाया हूं, उसके ऊपर टिके तो बहुत ही बेहतरीन, नहीं तो फिर आप 7650 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार निफ्टी में थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं और इंट्राडे में आप पोजीशन कवर कर लें। और ओवरऑल हफ्ते भर का व्यू लेकर अगर आप बाजार पर चल रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स यानी कि गिरावट में खरीदारी करने का मौका, जब तक कि आप 7500 के ऊपर टिके हुए हैं। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब रखनी चाहिए, सेल ऑन रैलीज की रणनीति को थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, क्योंकि आप देखिए 400 पॉइंट की रैली शुक्रवार को भारतीय बाजारों में हुई और इतनी रैली डाउ में यूएस में देखने को मिली थी और एफआईएस का फिगर भी पॉजिटिव आता। और ऐसे में देखिए हमारे पांचों के पांचों एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी को आज आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। आपको बता दूं पहले ही
पांचों के पांचों एक्सपर्ट भी आज बुलिश हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण यादव मान रहे हैं कि निफ्टी में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। टारगेट जो है वो 7635 का है और उसके बाद 7675 का देखने को मिलेगा। 7500 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। यूनियन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित का मानना है कि निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनाए। 7620, 7660 उनका टारगेट है। 7480 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय। प्रभुदास लेदर की वैशाली पारेख भी निफ्टी में खरीदारी करने की राय दे रही हैं। 7600 का टारगेट है उनका। 7480 का एक स्टॉप लॉस रखें। और उसके बाद डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा भी तेजी के मूड में है। 7700 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उनका स्टॉप लॉस 7520 पर। हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड मनोज सचदेव भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाने की सलाह दे रहे हैं आपको। निफ्टी में 7670 के टारगेट्स हैं उनके। 7490 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो सारे के सारे लोग बुलिश दिख रहे हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर 7500 अहम सपोर्ट के तौर पर आता दिख रहा है। उसके आसपास स्टॉप लॉस रखें और जो ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने के टारगेट है वो 7600 से लेकर 7700 की रेंज में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक वही जो वायदा कारोबार के डेटा के मुताबिक भी ऊपर के लेवल्स नजर आ रहे हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे टॉप 5 शेयर्स लेकर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। औरोबिंदो फार्मा ये स्टॉक दो नेगेटिव खबरों के दम पर आज दबाव में दिख सकता है। पहला तो एक है यूएस एफडीए ने इनके 2 प्लांट की जांच की, उसमें से एक प्लांट पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए जिनके जवाब कंपनी को देने होंगे। और दूसरा ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रोमोटर्स के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया। तो इन 2 खबरों का असर आज दिखेगा शेयर के दाम पर। लेकिन ल्यूपिन पर तेजी का ध्यान रखिए। यहां पर यूएस एफडीए ने इनके प्लांट्स की जांच तो करी लेकिन जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया। हरी झंडी मिली है इनको। इसके नतीजे शुक्रवार को आने वाले हैं। शुक्रवार के नतीजे से पहले एक अच्छी तेजी यहां पर बन सकती है। ये खबर काफी पॉजिटिव है। ग्रासिम इस कंपनी के नतीजे आए और कंसोलिडेटेड मुनाफा जबरदस्त बढ़कर आया है। 95% की बढ़त, लगभग 650 करोड़ के आसपास का आंकड़ा। आय में 12.5% की बढ़त दिखी है, लगभग 9043 करोड़ के आसपास। वहीं मैरिको ने भी तीसरी तिमाही में बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी है। मुनाफा 24% बढ़कर आया है, आय में 7% की बढ़त हुई है। मार्जिन दमदार बढ़े हैं, 16.25% से लगभग 19% की, यानी कि 0.25% मार्जिन में बढ़ा। तो सबसे बढ़िया बात जो दिख रही है मैरिको के रिजल्ट में वो 10.5% की वॉल्यूम ग्रोथ। स्टॉक पर जबरदस्त एक्शन दिखेगा आज तेजी का। और एक्शन दिखेगा एविएशन शेयरों पर भी। जी हाँ, जेट, स्पाइस जेट, इंटर ग्लोब एविएशन, ये 3 ऐसे एविएशन कंपनियां हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में प्रेशर देखने को मिला था। और आप देखिए वीकेंड पर जिस तरह से एटीएफ की कीमतों में 12 से 13% की कटौती की गई है, ये काफी पॉजिटिव खबर है। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी दरअसल इस तरह की बड़ी कटौती आएगी। हमने देखा पेट्रोल और डीजल में जरूर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, उसका लाभ ग्राहकों को नहीं मिला, लेकिन एटीएफ की कट का लाभ एयरलाइन कंपनियों को आज जरूर मिलेगा। और तमाम ऑटो स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए क्योंकि आज मंथली सेल्स नंबर्स आएंगे। ग्रामीण इलाकों में मांग बहुत कमजोर है, उसका असर खास तौर से दिखेगा 2 व्हीलर कंपनियों पर, ट्रैक्टर का कारोबार करने वाली कंपनियों पर, और यूटिलिटी व्हीकल्स जो छोटे ट्रक्स बनाते हैं या फिर इस तरह के टेम्पो बनाते हैं जो इस बिजनेस में काम आते हैं, इन कंपनियों पर दबाव दिखने की आशंका है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मानस जायसवाल और अविनाश गोरखकर, और हम चर्चा कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलने वाला है और आपकी नजर उन शेयरों पर जरूर होनी चाहिए। ल्यूपिन ये वो स्टॉक है जो कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट अविनाश भी कह रहे थे आपकी रडार पर होना चाहिए। नतीजों से पहले यहां तेजी करने की सलाह उनकी तरफ से निकल कर आ रही है। चार्ट्स पर भी पूछ लेते हैं कैसा लगता है। मानस बताइए, पॉजिटिव खबरें तो हैं। आज यूएस एफडीए ने जांच करी लेकिन जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है, क्लीन चिट मिली है इनको अपने प्लांट्स के लिए। आज कितनी तेजी हो सकती है, चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर लोअर साइड देखिए तो वो सपोर्ट करीब 1650 के आसपास ले रहा है और रेजिस्टेंस 1740 के आसपास फेस कर रहा है। मेरी राय में अगर स्टॉक 1740 के लेवल्स ब्रेक करे
तभी यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए, और उस केस में उम्मीद की जा सकती है कि वहां से कम 60-70 रुपए का अपमूव शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं नहीं समझता यहाँ कोई ट्रेडिंग कॉल लेना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए कॉशियस रहना चाहिए। अगर स्टॉक 1740 के लेवल्स ब्रेक करे तभी यहाँ पर लॉन्ग बनाए। ओके, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना ठीक रहेगा। देखना होगा आज भी फार्मा शेयर क्या वैसी मजबूती दिखा पाते हैं जो शुक्रवार को दिखी थी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम फोकस करेंगे वीकेंड के सबसे बड़े नतीजे पर। एलएनटी किस तरह से नतीजों को समझा और पढ़ा जाए, और ऑर्डर गाइडेंस को लेकर आगे कैसी सिचुएशन रहेगी, और एफआई ब्रोकरेजेस जिन्होंने इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, लेकिन क्या स्टॉक पर वाकई में आज दबाव होगा या फिर होगी शॉर्ट कवरिंग, ये चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। और एलएनटी ने तीसरी तिमाही में मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय और मार्जिन पर दबाव दिखा है। नतीजों पर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताइए कैसे रहे हैं नतीजे? अनिल, अगर आप नतीजों को देखें तो सेल्स और प्रॉफिट में तो कुछ ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है, स्कैटर रिजल्ट्स थे, और इसमें जो दिक्कत सबसे ज्यादा आई वो मार्जिन्स में थी, और जो सबसे अच्छी बात रही थी वो थी गाइडेंस, और साथ ही इसके ऑर्डर इनफ्लो। तो दो ही चीजों पे रिजल्ट आज इंपैक्ट करेगा, पहला तो मार्जिन्स पे और दूसरा ऑर्डर के इनफ्लो पे। मार्जिन्स ने काफी हद तक मिस किया, करीब 10% के आसपास से उम्मीद थी 11.5% के आसपास की, और साथ ही ऑर्डर इनफ्लो जो कि 11% बढ़ा, ये अपने आप में रिजल्ट काफी बेहतर थे। अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो इसका हाइड्रोकार्बन के रिजल्ट काफी बेहतर आए सेगमेंट के, क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक बड़ा लॉस था, लेकिन इस बार यहां पे काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हमने आते हुए देखी है इसके हाइड्रोकार्बन बिजनेस में। इंफ्रा बिजनेस इसका ठीक ठाक चला है, यहां पे रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2.5% के आसपास बढ़ी है, और इसके अलावा देखिए इसका हैवी इंजीनियरिंग बिजनेस में वहां पे नुकसान पहुंचा है, जहां पे रेवेन्यू इसका जो है वो 11% बढ़ा, लेकिन अबीटा यहां पे काफी तेजी से कम हुआ है। कुल मिला के अगर आप इसके ओवरऑल रिजल्ट्स को देखेंगे तो मार्जिन से इसको नुकसान पहुंचाया, ऑर्डर इनफ्लो इसका 11% बढ़ा है, वो ठीक है, लेकिन अगला क्वार्टर चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर चाहिए अगर इनको 5 से 6% की अपनी ऑर्डर गाइडेंस को पूरा करना है। तो एक बड़ा चैलेंजिंग अगला क्वार्टर होने वाला है, और ये एक रिजल्ट का पूरा लबोलबाव है। और ये बताइए कि ब्रोकरेजेस का क्या व्यू बन रहा है? सबसे ज्यादा बुलिश कौन है और सबसे ज्यादा बेरिश कौन है? ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस बेरिश ही है, क्योंकि एपीएस जिस तरह से कट आया और जिस तरह से टारगेट उन्होंने इनवर्ड रिवाइज किए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश नहीं है इस रिजल्ट्स को लेके। जैसे गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, भले ठीक है बाय करके रखते हैं, आप रखिए, लेकिन उन्होंने टारगेट इसका घटा दिया, 1500 से सीधा घटाकर 1420 कर दिया। वो कह रहे हैं कि FY 16 और 18 की एक्सपेक्टेड ईपीएस जो है वो करीब 5 से 7% घट जाएगी, और उनको ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट लगे नहीं। मैक्वारी थोड़ा ज्यादा ब्लंट तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ मैक्वारी ने भी कहा कि रिजल्ट ठीक ठाक नहीं आए हैं, वो मिक्स्ड ही मान रहे हैं इसको। उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को रखा है, क्योंकि वो टारगेट पहले ही इसका घटा चुके थे, तो अपने टारगेट के साथ ही चल रहे हैं, जो कि 1470 रुपए के आसपास बनता है। उनका कहना है कि थोड़ी सी अच्छी बात इस बार ये रही कि इनका जो मिडिल ईस्ट सेगमेंट है वहां से कुछ ज्यादा नुकसान आया नहीं। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि इसके रिजल्ट ठीक नहीं आए हैं, और इन्होंने भी इसका ईपीएस करीब 4% के आसपास घटाया है, और इन्होंने टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस कर दिया करीब 5% से, और अब नया टारगेट दिया 1280 का। पहले टारगेट ये कुछ और 5% ऊपर ज्यादा था। इसके अलावा उनके जो कंसर्न्स दिखा वो दिखा कि डोमेस्टिक एग्जीक्यूशन वर्क थोड़ा वीक है, और उनको ये लगता है कि आगे चल के भी क्वार्टर्स में जो ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। लेकिन रेलीगर कह रहा है कि भले वो होल्ड की पोजीशन दे रहा है, लेकिन रेलीगर ने थोड़ी भाषा सख्त इस्तेमाल किया इसके रिजल्ट्स को लेके, और उनका मानना है कि टारगेट प्राइस को घटाया जाए, और 1200 कर दिया सीधा 1500 से घटाकर। और उनका मानना है कि जो एस्टिमेट्स है, अर्निंग एस्टिमेट्स है, उसके अंदर डाउनफॉल आएगा, वो करीब 22 से 25% तक का कट आ सकता है। और उनका यह भी मानना है कि FY 16 में 5 से 6% की जो गाइडेंस है, ऑर्डर गाइडेंस, इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, तो ऑर्डर गाइडेंस हासिल करना एलएनटी के लिए चैलेंज होगा। 72,000 करोड़ के ऑर्डर चाहिए आखिरी तिमाही में, जो कि लगभग असंभव सा काम दिखता है। एलएनटी के स्टॉक पर राय लूंगा, लेकिन उससे पहले वायदा कारोबार की रणनीति समझाने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक बार पहले बाजार पर राय ले ली जाए। गौरव, क्या लग रहा है, निफ्टी ने चाल बदल ली है, ये मानना ठीक है, और क्या आप 7,500 के नीचे नहीं फिसलेंगे? गुड मॉर्निंग। सर जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 या 2 दिन हम लोग 7500 सस्टेन करते हैं तो पहले 7,750 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, rather than 7,300 के। तो अभी जो निफ्टी का मूवमेंट है और जो सबसे पोजिशंस वाला बंदी ले आ रही है, जहाँ आप एफएनओ सेगमेंट देखेंगे FIs का, तो आपको दिखेगा काफी अच्छी मात्रा में उन्होंने
इंडेक्स फ्यूचर्स लिए हैं, स्टॉक फ्यूचर्स लिए हैं, तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल नेगेटिव होना, नेगेटिव बायस रखना वो शायद फिलहाल सही नहीं होगा। पॉजिटिव बायस ही लीजिए। अगर डिप आता है निफ्टी में तकरीबन 7550 7560 वापस अगर आता है तो 7500 के स्टॉप लॉस से फिर से आप बाय कर सकते हैं, 7700 टारगेट करीब आ सकते हैं। ये तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए। गौरव से कुछ ही देर में जानेंगे कि एफएनओ में कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप तेजी या मंदी के साथ आज ट्रेड कर सकते हैं, उनके पिक्स बताएंगे कुछ ही देर में। लेकिन एलएनटी की बात कर रहे थे, हम आपको बता रहे थे नतीजे कैसे आएंगे। इनफैक्ट थर्मेक्स के नतीजे भी देखिए एक्सपेक्टेशन से कम ही आए हैं। दोनों ही नतीजों पर आपका टेक क्या है? आई थिंक एलएनटी की अगर हम बात करें तो एक ही बात पॉजिटिव है कि डॉलर ऑर्डर इनफ्लो पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव कमेंट्री थी। मिडिल ईस्ट पे जिस प्रकार का क्रूड का प्राइस गिरा है उस डेवलपमेंट के बावजूद आई थिंक ऑर्डर डेफिनेटली अच्छे आए। लेकिन आई थिंक आने वाले क्वार्टर में जिस प्रकार का ऑर्डर इनफ्लो चाहिए और जिस प्रकार के मार्जिन प्रेशर है, मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे हेमंत हो सकता है कि शेयर में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिले, क्योंकि अभी भी जो मैक्रो रिकवरी है वो वीक है। और एलएनटी ने जिस प्रकार के नंबर दिखाए, मेरे ख्याल से मार्जिन में डेफिनेटली एक 100-150 पॉइंट का जो कट आया है वो शायद फोर्थ क्वार्टर में भी हमको देखने को मिले। रही बात थर्मैक्स की भी, तो थर्मैक्स में भी जिस प्रकार का प्रोडक्ट ये बॉयलर बनाते हैं, मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल ग्रोथ अभी भी वीक है और मेरे ख्याल से हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए जो टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन है वो अभी भी वीक रहने की शंका है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों ही स्टॉक्स में होल्ड की नीति अपनानी चाहिए, फ्रेश बाइंग मेरे ख्याल से अभी भी रुकना चाहिए। ओके, फिलहाल खरीदारी न करें। लेकिन एलएनटी के चार्ट्स कितना ऊपर नीचे, लेवल्स क्या हैं, बताएं मानस। अनिल जी देखिए, चार्ट्स बहुत बुरे नहीं लगते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़ी गिरावट देख चुके हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि 1070 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो जिस तरह पैटर्न्स बने हैं फ्राइडे के सेशन में, वो एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है विद डबल बॉटम, तो रिवर्सल के साइन तो डेफिनेटली चार्ट्स पे दिखते हैं। अब केवल जो इंतजार है वो इस बात का है कि अगर आज 1110 के ऊपर एलएनटी सस्टेन करता है तो मैं समझता हूं बिल्कुल आपको लॉन्ग बनाने चाहिए। उस केस में स्टॉप लॉस 1070 के नीचे रखें, वहां से कम 80 से 90 रुपए का अपमूव डेफिनेटली एलएनटी मिल सकता है अगर एलएनटी 1110 के ऊपर आज सस्टेन करता है तो। चलिए एलएनटी पर निकल कर आ रही है, लेकिन मारिको ये एक और कंपनी है जिसने बेहतरीन नंबर्स पेश किए हैं। आप देखिए मुनाफा 24% बढ़ा है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिले हैं। और हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में बाजार को इसकी भनक थी, दिन के हाईएस्ट लेवल पर 4% की तेजी के साथ इस स्टॉक ने समाप्ति दी थी। इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं मानस आपको? देखिए, अप्रैल 2014 से लेकर मेरे ख्याल से जून 2015 ये टाइम बहुत ही बढ़िया था मैरिको के लिए। एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी, 100 रुपए से लेकर 220 रुपए तक के अपमूव देखने को मिले थे। बट उसके बाद स्टॉक ने लगातार हायर लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया है। अगर आप देखिए तो हायर लेवल 220 से लेकर 235 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रेंज लगती है। बट ये जरूर है कि जिस तरह पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने अपने 100 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई, ऐसा लगता है कि कम से कम अगर हम ट्रेडिंग कॉल ले तो वो 235 के टारगेट सेट करके चला जा सकता है और अपने स्टॉप लॉस 215 रुपए के नीचे रखना चाहिए। पर जो मेन मूव है, जो एक बड़ा मूव की अगर बात करें तो वो तो 235 के ऊपर ही आएगा। गौरव, बैंक निफ्टी से क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि हमने देखा शुक्रवार को भी जो बाजार में मजबूती हुई उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक तो थोड़ा रिकवर होते हुए दिखे, लेकिन सरकारी बैंकों में अब भी दबाव दिख रहा था। तो कैसे ट्रेड किया जाए बैंक निफ्टी को? देखिए, अगर 15,500 स्पॉट लॉस में सस्टेन कर लेगा तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से 16,000 16,200 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तब आप 15,300 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं और 16,100 के आप टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं। रही बात इंडिविजुअल नेम्स की, मेरे हिसाब से भले ही अभी पीएसयू बैंक ने इतना ज्यादा मुनाफा ना दिखाया हो या इतनी अच्छी रैली नहीं दिखाई हो, लेकिन जो इस पर शॉर्ट्स बने थे, मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक्स एटलीस्ट काफी अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेंगे प्राइवेट नेम्स को और एक अच्छा मुनाफा आपको यहाँ से मिल सकता है, काफी अच्छी अपसाइड यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें शॉर्ट्स बने थे। शॉर्ट्स में काफी एग्जॉशन देखने मिल चुका है। एक शॉर्ट कवरिंग सिलसिला शुरू होने के लिए होता है, वो जो कहता है ना इनर्शिया होता है, एक थोड़ा सा पुश लगता है, वो पुश लगते ही मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा आपको यहाँ से रिटर्न मिल सकता है, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, वो थोड़ा दबाव में थे। अगर आप कैनरा बैंक देखेंगे उसने अच्छा प्रदर्शन दिया है, ओरिएंटल बैंक ने अच्छा प्रदर्शन दे चुका है, यूनियन बैंक दे चुका है, तो सिलसिला शुरू हो चुका है। एक ओवरऑल बास्केट का चलना बाकी है, वो मेरे हिसाब से कुछ तरह में हमें देखने मिल सकता है।
राइट, चलिए, तो ये रहा है बैंक्स पर, पीएसयू बैंक्स पर। लेकिन हमने कुछ देर पहले पूछा मारिको के बारे में, जिसके नंबर्स एक्सपेक्टेड लाइंस पर बेहतरीन आए हैं। आप देखिए शनिवार को इसके नंबर्स आए और शनिवार को श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के भी नंबर्स आए हैं। आप देखिए जिस तरह की मारिको में तेजी देखने को मिली थी, उसी तरह की कुछ कमोवेश तेजी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी देखने को मिलती है। इसका चार्ट हाजिर करेंगे। ये देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर बंद हुआ, 12.5% की तेजी यहां पर बनी है। और नंबर्स देखिए, 20% मुनाफा बढ़ा है, 24% एनआईआई बढ़ी है। इसके मानस चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए चार्ट्स तो फ्राइडे के मूव के बाद डेफिनेटली अच्छे लगते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये था कि ऐसा लगता था कि 750 के नीचे स्टॉक फिसल गया है। बट जिस तरह के मूव फ्राइडे के सेशन में आए, स्टॉक ने अपना 50 दिनों का और 100 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो ये रैली है ये कंटिन्यू रहेगी। स्टॉक कम से कम 920 से लेकर 930 तक की रेंज को टेस्ट कर सकता है। मेरी राय में करंट लेवल्स पे नहीं, छोटी सी गिरावट आए जब स्टॉक करेक्ट होकर अपने 50 दिनों का मूविंग एवरेज वापस टेस्ट करे, जो कि 820 रुपए के आसपास है, तो वहां पर लॉन्ग बनाए और उस केस में स्टॉप लॉसेस 775 के नीचे रखें। तो ये रहा श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। कई और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वीकेंड पर नतीजे आए और नतीजे के दम पर आज बड़ी उछाल या गिरावट देखने को मिलेगी। बताएंगे वो शेयर, साथ ही उन पर ट्रेडिंग रणनीति हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के साथ। आप भी बने रहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं अर्निंग्स की। जी हाँ, ऐसी कंपनियां जिन्होंने अपने नंबर्स पेश कर चुकी हैं और ऐसी कंपनियां जिनके नंबर्स आज आने वाले हैं। आज दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा के नतीजे भी आने वाले हैं और सीधे चलते हैं आशीष वर्मा के पास और समझते हैं कि कैसे रह सकते हैं ये नतीजे। आशीष बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, जहां तक इस कंपनी की बात है, बहुत सीरियस करेक्शन इसके स्टॉक ने दिखाया था। साल 2015 के जो रैंक अंडर परफॉर्मर्स थे उनमें इस कंपनी का नाम शुमार है। 750 के हाई से 33% नीचे कामकाज कर रहा है और करेक्शन आने की दो बड़ी वजह थी। एक तो जिस तरह से इस कंपनी के टेलीकॉम वर्टिकल पे फोकस है और वहां पे धीमापन देखने को मिला था, और मार्जिन जो लगातार कॉन्ट्रैक्ट या मार्जिन जो लगातार दबाव में थे। इस कंपनी के रिजल्ट्स की जो पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो 3:30 बजे के बाद है, तो हो सकता है नंबर शायद मार्केट क्लोज के आसपास या बाजार बंद होने के बाद आए। जहां तक नंबर्स की बात है, वो जो सीजनैलिटी रहती है उसका इंपैक्ट होगा। तो तीसरी तिमाही में तिमाही दर तिमाही डॉलर आय में महज 1% के आसपास की बढ़त होगी। मार्जिन हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 से 60 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि कोई बड़ी हेडविंड या टेलविंड या मार्जिन के लिहाज से जैसे हम कहते हैं दिक्कतें नजर नहीं आती। तो रीसेंट लोज हैं, तो उससे शायद मार्जिन में कुछ छाल देखने को मिले। मुनाफा हालांकि फिर भी 3-3.5% तिमाही दर तिमाही कमजोर होगा। लेकिन खास तौर पर मैनेजमेंट कमेंट्री में हम सब ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या टेलीकॉम वर्टिकल में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, मार्जिन को लेकर, मार्जिन इंप्रूवमेंट को लेकर यहां से रोड मैप क्या है, क्योंकि वो स्टॉक के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो मार्जिन पर सबसे ज्यादा नजर होगी। 14.25% के आसपास का हमारा अनुमान देखेंगे। टेक महिंद्रा किस तरह के नतीजे आज पेश करता है। शुक्रिया आशीष। लेकिन टेक महिंद्रा नतीजों के पहले गौरव, क्या ट्रेड होगा आपका, तेजी या मंदी का? देखिए, जो हिसाब से मूवमेंट लास्ट 4-5 दिनों में रहा है, तो जो पोजीशंस वगैरह बने हैं, मेरे हिसाब से पुट लेना बेहतर होगा। मैं सेल की तो राय नहीं दूंगा, काफी डिफिकल्ट हो जाता है रिजल्ट्स के पहले। अगर फ्यूचर्स में हम लेते हैं तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, पुट आप ले सकते हैं 490 वगैरह का। अगर आप पुट लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो आपको एक बेहतर रणनीति हो सकती है। सन फार्मा एक और ऐसा स्टॉक है जो आज फोकस में रहने वाला है। अविनाश बताइए, कैसा लगता है ये शेयर आपको? एक दवा है कैंसर की, जिसके लिए इनके पास 6 महीने का एक्सक्लूसिविटी पीरियड भी है। करीब $2.2 बिलियन की उस दवा का आकलन किया जा रहा है, वो आज ये लॉन्च करने वाले हैं। क्या यहाँ पर तेजी बन सकती है? 4-4.5% की तेजी शुक्रवार को हो चुकी है। नहीं, मेरे ख्याल से कंटिन्यू हो सकती है हेमंत, क्योंकि क्लियरली ये अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और जिस प्रकार की इनको 6 मंथ की एक्सक्लूसिविटी मिली है, ये माना जा रहा है कि पहले 6 मंथ में जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी ये मेंटेन कर सकेंगे, मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी टाइम के बाद ये इस ड्रग से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी सन फार्मा रिकॉर्ड करेगा। तो क्लियरली हालांकि फ्राइडे को 3-4% स्टॉक बढ़ चुका था, हो सकता है कि आज अनदर 1-2% स्टॉक बढ़े। और क्लियरली मैनेजमेंट की कॉमेंट्री ऑलरेडी पहले भी इस ड्रग के ऊपर काफी पॉजिटिव थी। मुझे लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में मार्केट एक्सपेक्ट करेगी कि इसका थोड़ा सा इंपैक्ट अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्टिव हो। वेदांता और केन, ये दो स्टॉक आज एक्शन में रहेंगे। इनफैक्ट पिछले 2 सेशन से काफी एक्शन में है। और गौरव, वायदा कारोबार की पोजीशन देखकर बताएं क्या सिचुएशन बन रही, क्योंकि वेदांता मजबूत था, केन कमजोर था।
अब वीकेंड पर जो अंदाजा लगा रहे थे लोग कि जो कुछ मर्जर की डील है उस पर शायद हरी झंडी आती हुई दिखे, कुछ बात आगे बढ़े, लेकिन वैसे कोई डेवलपमेंट हुए नहीं। तो क्या वेदांता आज कमजोर हो सकता है? केन क्या बढ़ सकता है? केन के लिए तो वैसे भी क्रूड का मजबूत होना पॉजिटिव है। किस तरह की पोजीशन रिवर्स हो सकती है और क्या ट्रेड करना चाहिए इन दोनों शेयरों में? देखिए, पहले अगर वेदांता की बात करें तो उसमें अच्छे पोजीशंस बनना चालू हो गया, लॉन्ग पोजीशंस बनना चालू हो गए हैं। तो मोमेंटम के अगेंस्ट अगर आप कहें तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हो सकता है आपको इसमें 2%, 3%, 4% करेक्शन आ सकता है, लेकिन ओपनिंग ट्रेड में अगर आता है तो मेरे हिसाब से मैं उसको रिवर्सल नहीं कहूंगा कि यहाँ से एकदम पूरा रिवर्सल ही हो रही है, क्योंकि पोजीशंस काफी अच्छी बन चुकी हैं। एक शॉर्ट टर्म बेस बंदे देखा जा रहा है, तो मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट्स में करना मुनासिब नहीं होगा। फ्लैट अगर ओपन होता है 1 या 2% फ्लैट हो रहा है तब आप एक बार पोजीशन लेना कोशिश करें, पुट वगैरह खरीदते हैं, शॉर्ट्स वगैरह करते हैं तो फिर मेरे हिसाब से ठीक होगा, लेकिन अग्रेसिवली मैं इस पे राय नहीं दूंगा। और रही बात कैन की, तो मेरे हिसाब से कैन का जो स्ट्रक्चर है वो रिलेटिवली वीक है, क्योंकि 125, 130 जो लेवल है यहाँ से काफी बार लॉन्ग अनवाइंड का सिलसिला शुरू होता है। शॉर्ट्स भी काफी अग्रेसिवली ये लेवल से ही होते हैं। जो उसका पिछला सपोर्ट था 130 का था, वहां से जब हमने देखा कि गिरावट शुरू हुई तो अच्छे खासे शॉर्ट्स बने थे और काफी अग्रेसिवली नीचे आया स्टॉक। तो मेरे हिसाब से 125, 130 के ऊपर आएगा तो ही आपको इसमें एक अच्छी रैली वगैरह देखने मिल सकती है। अदरवाइज जब तक ये 125, 130 नहीं सस्टेन कर रहा है मेरे हिसाब से मैं इसमें बाई की सलाह नहीं दूंगा मैं। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है केन इंडिया और वेदांता के शेयरों पर। आज वेदांता में कुछ दबाव देखने को मिल सकता है साफ तौर पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ऐसे ही स्टॉक्स पर आपको राय देंगे जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। हमारे तीनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए सीधी सी आवाज में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर और साथ ही गौरव बिस्सा। एविएशन स्टॉक्स अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुके हैं, क्या खरीदारी का वक्त आ गया अविनाश? क्योंकि फिर से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम तो भले ही कम ना हुए, वहां एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, लेकिन कम से कम एविएशन कंपनियों के लिए अच्छी बात है कि एटीएफ 13.5% इसके दाम कम हुए, तो उछाल दिखेगा क्या? और यदि हाँ तो तीनों में से क्या खरीदना चाहिए? नहीं, मेरी पसंद में तो मैं समझता हूँ स्पाइसजेट डेफिनेटली सबसे बेहतरीन स्टॉक रहेगा। और अगर हम एटीएफ के प्राइस ट्रेंड की बात करें अनिल जी, तो ये तो 12.5% का जो कट आया है वो काफी अनएक्सपेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को और थोड़ा ऐड करेगा। पर अगर लास्ट 2 महीने की बात करें तो करीबन 20-21% एटीएफ के प्राइसेस घटे हैं, तो डेफिनेटली आने वाला क्वार्टर में मुझे लग रहा है कि क्लियरली कंपनीज इसका फायदा उठाना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट वो कस्टमर्स को पास करेंगे, लेकिन ये जो भारी गिरावट एटीएफ के प्राइसेस में हुई है और करीबन 40-45% ओवरऑल कॉस्ट का एटीएफ अकाउंट करता है, तो ये डेफिनेटली स्पाइसजेट को बेनिफिट करेगा। और स्पाइसजेट ने प्रीवियस 2-3 क्वार्टर से ये रिफ्लेक्ट ऑलरेडी कर चुका है कि हालांकि टॉप लाइन ग्रोथ 10-12% है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेहतरीन है। तो स्पाइसजेट डेफिनेटली मेरी राय में सबसे बेहतरीन रहेगा फ्रॉम ऑल द एयरलाइन काउंटर्स। ऑलराइट, चलिए तो स्पाइसजेट ये एक ऐसा स्टॉक है, अगर आपको इस पैक में से किसी एक शेयर पे तेजी करनी है तो स्पाइसजेट में आपको तेजी करनी चाहिए। ये राय अविनाश की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ऐसे ही शेयरों पर चर्चा करेंगे जहां पर आज खुलते एक्शन देखने को मिलेगा। आज